गुड आफ्टरनून एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने स्ट्रेट लाइन में सबसे लास्ट में क्या डिस्कस किया था? फैमिली ऑफ लाइन थोड़ी डिस्कस किया है अभी। एक बार देखना नोट्स। सबसे लास्ट में हमने फैमिली ऑफ लाइंस तो शायद डिस्कस नहीं किया है। कॉन्करेंट लाइन डिस्कस किया हुआ थी। देखो एक बार। यस सर, कॉन्करेंट लाइन। ओके ओके। नेक्स्ट इज फैमिली ऑफ लाइंस। फैमिली ऑफ लाइन, फैमिली ऑफ लाइन में कंसेप्ट क्या एक बार जब हम समझ लेते हैं कि जैसे कोई टू लाइंस गिवन है, ये मान लो L1 इक्वल्स टू 0 एंड L2 इक्वल्स टू 0। इनकी इक्वेशंस हमें गिवन है। अगर हमें इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास करने वाली कोई एक लाइन चाहिए तो हम इस लाइन की इक्वेशन को L1 प्लस के L2 इक्वल्स टू 0 ये बोल सकते हैं। और ये वाला जो कंसेप्ट है ये फैमिली ऑफ लाइन के साथ फैमिली ऑफ कर्व्स के लिए भी एप्लीकेबल है। कहने का मतलब क्या कि अगर कोई दो गिवन कर्व्स ये हैं, एक कर्व मान लो ये है, एक कर्व मान लो ये, दिस इज C1 इक्वल टू 0, दिस इज C2 इक्वल टू 0। तो इन दोनों कर्व के जो इंटरसेक्शन पॉइंट हैं इनसे पास करने वाले किसी भी एक थर्ड कर्व को हम C1 प्लस के C2 इक्वल्स टू 0 यानी कि इनके कोई एक कॉम्बिनेशन की फॉर्म में अपन लिख सकते हैं। ये फैमिली ऑफ कर्व का कंसेप्ट है। अब यहाँ पे ये जो कंसेप्ट है इसका क्वेश्चन किस तरह से बनता है उससे पहले इसमें एक इसका जो रिवर्स स्टेटमेंट है, कन्वर्स जो है वो भी ट्रू है। कन्वर्स क्या है कि इफ एनी लाइन इज रिटन इन फॉर्म ऑफ L1 प्लस के L2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे जो के है ना, के कोई सा भी एक रियल नंबर है, then this line always passes through a fixed point and that point is intersection point of lines L1 equal to 0 and L2 equals to 0। अगर अपन को कोई भी एक लाइन L1 प्लस के L2 इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में गिवन है तो वो लाइन डेफिनेटली एक फिक्स पॉइंट से पास करेगी और वो फिक्स पॉइंट जो है वो L1 और L2 का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। ओरिजिनल कंसेप्ट क्या था कि L1 और L2 के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करने वाली हम लाइन को L1 प्लस के L2 इक्वल टू 0 बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन, सिंपल सा कंसेप्ट है ये, विच पासेस थ्रू intersection point of lines x plus 3y is equal to 7 and 2x plus y equals to 4, which has y intercept as -3। अगर हमें फैमिली ऑफ लाइन का कंसेप्ट नहीं पता तो भी हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? कि क्वेश्चन ने बोला है कि जो गिवन दोनों लाइन है उनके इंटरसेक्शन से लाइन पास कर रही है तो हम इन दोनों लाइन को सॉल्व करके इनका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लेंगे। कैलकुलेशन करनी है बस सॉल्व करने में, ठीक है। इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा तो एक पॉइंट तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। जैसे अभी अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका 1,2 पॉइंट आ रहा है इनका इंटरसेक्शन, लेकिन 1,2 को फाइंड करने में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और दूसरा क्वेश्चन ने बोला है कि लाइन का y इंटरसेप्ट -3 है, इसका मतलब कि लाइन 0,-3 से पास कर रही है। अगर हमें दो पॉइंट मिल गए लाइन के ऊपर तो हम लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। ये तो इसका मेथड है विदाउट यूजिंग फैमिली ऑफ लाइंस। यूजिंग फैमिली ऑफ लाइन अपन कैसे कर सकते हैं कि लेट द रिक्वायर्ड लाइन बी x plus 3y minus 7 plus k times 2x plus y minus 4 equal to 0। ठीक है। अब k की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्वेश्चन ने बोला है कि इसका y इंटरसेप्ट -3 है। दैट मींस दिस लाइन passes through 0, -3।
0, -3 से पास कराया तो -9 -7 -18 -3 -4 -7, तो k की जो वैल्यू है वो -18/7 आ गई। k की वैल्यू को पुट किया तो बन जाएगा x + 3y -7 -18/7 टाइम्स 2x + y -4 = 0। और फिर एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर दिया तो हो गया 36 - 7 यानी कि 29। 21 - 18 3 एंड 49 - k और 72 प्लस का 49 - 72 23। तो ऐसा कुछ लाइन की इक्वेशन का सारा सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आ जाएगा। बट देखना कि जो हमने मेथड यूज किया है ये मेथड समझ आ गया, बिल्कुल सिंपल मेथड है कि L1 एंड L2 के इंटरसेक्शन से पास करने वाली लाइन हम L1 + k L2 = 0 एज्यूम कर लेंगे। जो इस डायग्राम में हमने बनाया है कि ये L1 लाइन और L2 लाइन और इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करने वाली लाइन को हमने L1 + k L2 = 0 ले लिया। अब k की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्वेश्चन ने जो इंफॉर्मेशन दी है वो क्या दी है कि लाइन का y इंटरसेप्ट -3 है, तो लाइन को हमने 0, -3 से पास करा दिया और लाइन की इक्वेशन आ गई। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, तुम लोगों को करना है, बिल्कुल ऑलमोस्ट इसी टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट सर वो -16 होगा ना, -16 होगा ना वो, -9 -7 -9 -7 -16 आ रहा है क्या? अरे ये वाली कैलकुलेशन तुम लोग करेक्ट कर लेना। यहाँ 16 आ रहा है तो ये 16 आएगा, तो ये भी 16 आ जाएगा। तो यहाँ पे अब लाइन की इक्वेशन कुछ और आ जाएगी। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेना क्या बन रहा है। इसमें नोट लिखना है, इसमें तो नोट यही लिखना है कि एनी लाइन, या इसका नोट मैं फिर ये वाला जो डायग्राम है इसका नोट मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ। एनी लाइन पासिंग थ्रू intersection point of lines L1 = 0 and L2 = 0 can be written as L1 + k L2 = 0। ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग करो। सर एक मिनट, लास्ट पेज पे जाओ। ये किसी ने सिंप्लीफाई किया क्या बन रहा है ये 16 लेने के बाद? 32 - 7 25 6 माइनस का 16 और प्लस का 21 प्लस का 5 49 नेगेटिव का और 60 पॉजिटिव का, नहीं 64 15 ये बन रहा है। फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन which passes through intersection point of lines 2x + 3y + 4 = 0 and x - 2y + 1 = 0 whose slope is -3। करो तुम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व।
सर लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर क्या था? लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर मैंने लिखा था -25x + 5y + 15 = 0। ओके जिसका भी आंसर आ जाए बताना। कोफिशिएंट ऑफ x x - 9y। वेदांत तुम्हारी लाइन का जो स्लोप है वो 3 नहीं आ रहा है, -3 नहीं आ रहा। कोफिशिएंट ऑफ x आ रहा है 2 + k अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y आ रहा है 3 - 2k। इसे क्वेश्चन ने -3 करने को बोला है, तो माइनस माइनस कैंसिल भी हो गया और t हो गया 9 - 6k। 7k = 7। k की वैल्यू देखो 1 आ रही है, k की वैल्यू को 1 यहां पुट कर लेंगे तो रिक्वायर्ड लाइन विल बी 2x + 3y + 4 + 1 टाइम x - 2y + 1 ऐड किया तो बन गया 3x + y + 5 = 0। देखो पूरा सॉल्यूशन समझ आ गया। सर सर वो प्रीवियस सम में वी कुड हैव सिंपलीफाइड द एक्सप्रेशन ना y = 5x - 3 कर सकते हैं ना? कौन से कहाँ पे? ये इसका लास्ट आंसर में है y = 5x हाँ - 3। बिल्कुल 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 ओके बिल्कुल कर सकते हो। नॉर्मल मेथड अपन हमने यही कब बोला कि हम इस क्वेश्चन को बिना कंसेप्ट ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस से कि हम इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे, पॉइंट मिल जाएगा और स्लोप मिल जाएगा। बट अगर हम बिना फैमिली ऑफ लाइन के इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं तो फिर हम फैमिली ऑफ लाइन का कंसेप्ट पढ़ ही क्यों रहे? क्योंकि विदाउट यूजिंग फैमिली ऑफ लाइन भी कोई बहुत ज्यादा टाइम तो लगेगा नहीं। देखो फैमिली ऑफ लाइन का जो कंसेप्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये स्ट्रेट लाइन चैप्टर में फैमिली ऑफ कर्व्स का आइडिया देने के लिए मैंने अभी भी जस्ट डिस्कस किया कि ये कंसेप्ट एक जनरल कंसेप्ट है, कोई से भी दो कर्व के लिए वैलिड है कि ये C1 = 0 C2 = 0 और इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करने वाला जो कर्व है, मान लो कोई ये कर्व है, इसकी इक्वेशन वी कैन राइट एज C1 + k C2 = 0। ठीक है, और दो लाइंस को सॉल्व करना तो आसान होता है। जैसे अपन अपना नेक्स्ट चैप्टर सर्कल है और सर्कल की इक्वेशन ऐसी होती है x² + y² + 5x - 4y - 7 = 0 और x² + y² + 4x + 2y - 11 = 0। अगर क्वेश्चन बोले कि इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास करने वाला कर्व, तो इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग काफी लेंथी हो जाएगा। तो हम सर्कल में भी क्या करेंगे कि अगर मान लो इस सर्कल का नाम S1 है, इसका नाम S2 है, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास करने वाला कोई सर्कल S1 + k S2 = 0 ले लेंगे। तो फैमिली ऑफ कर्व्स का इंट्रोडक्शन देने के लिए बस हमने फैमिली ऑफ लाइंस पढ़ा है, अदरवाइज फैमिली ऑफ लाइंस नहीं भी पता है तो हम सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हैं इस कंसेप्ट पे बेस्ड। अब इसका ये नोट कर लिया, अब नेक्स्ट पेज कर दूं? सर हाँ सर वो कर्व वाले में दोनों पॉइंट से पास आने चाहिए, एक पॉइंट से पास हुआ दोनों 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 दो, इनफैक्ट दोनों नहीं, दोनों क्या मतलब, अगर दो कर्व मान लो 3 पॉइंट से इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इन तीनों से पास करने वाला। क्लियर? जितने भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उन ऑल इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करने वाला कर्व। तो वो एक पॉइंट पे एक कर्व जाएगा, ऐसा चलेगा नहीं ना? नहीं, मतलब अगर जैसे ऐसे कुछ होता कि एक कर्व ये है, एक कर्व ये है और हमें लेट से ये वाला कोई कर्व चाहिए, तो इसको हम C1 + k C2 नहीं लिख सकते, ये वाला जो कर्व होगा ना इसको लिख सकते हैं। मतलब कि दो गिवन कर्व जितने भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उन सारे के सारे इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करने वाले कर्व का इक्वेशन इज C1 + k C2 = 0। सर वो स्लोप कैसे निकाले समझा नहीं, बताओ ना। स्लोप हमने स्लोप हमने जो डिस्कस कि ax + by + c जनरल फॉर्म ऑफ अ लाइन का जो स्लोप है वो -a/b का मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y होता है। तो इस लाइन की इक्वेशन में अगर हम x का ओवरऑल कोफिशिएंट देखें तो x दो जगह लिखा हुआ है, एक तो यहाँ पर एक यहाँ पे, तो x का कोफिशिएंट 2 + k आ रहा है
और y का कोफिशिएंट यहाँ से 3 और यहाँ से -2k, तो y का कोफिशिएंट 3 - 2k आ रहा है। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका रिवर्स क्वेश्चन है, अब अपन इसका रिवर्स क्वेश्चन किस तरह से बनता है कि अपन को एक लाइन दे रखी होगी जो ऑलरेडी L1 + K L2 की फॉर्म में होगी, लेकिन वो इतना सिंपल स्टेटमेंट नहीं देते क्वेश्चन में। क्या करते हैं कि इफ A B C आर इन AP देन लाइन AX + BY + C = 0 always passes through a fixed point. Find that point. ठीक है, अभी हमने जो फर्स्ट पेज पे लिखा था हमने ये बोला था कि if any line is written in the form of L1 + K L2 = 0, then such line always passes through a fixed point and that point is intersection point of lines L1 = 0 and L2 = 0. तो इसका आप यूज कैसे करेंगे? तो एक तो क्वेश्चन ने बोल रखा है कि ABC AP में है, तो 2B = A + C हो गया। ठीक है, लाइन जो है वो AX + BY + C = 0 है। B की जगह पे A + C/2 रिप्लेस किया, A वाले टर्म्स को सेपरेट किया तो ये बन जाएगा 2x + y और C वाले टर्म्स को सेपरेट किया तो बन जाएगा y + 2 और फिर A या C किसी से भी डिवाइड कर दिया। अभी हमने A से A से डिवाइड किया, तो एक बार देखो यहाँ तक तो सिर्फ मैंने मैनिपुलेशन किया है, कुछ अभी तक कुछ कंसेप्ट लगाया नहीं है। क्वेश्चन ने बोल रखा था कि ABC AP में है, तो हमने 2B = A + C लिख लिया। क्वेश्चन की जो लाइन है उसमें B की वैल्यू A + C/2 रिप्लेस करके एलसीएम लेके सिंप्लीफाई किया और A वाली टर्म्स को अलग कर लिया, C वाली टर्म्स को अलग कर लिया और उसके बाद C से या फिर A से किसी से भी डिवाइड कर लो। अब यहाँ पे ये C/A अपने आप में एक कांस्टेंट है, इसको हम लिख सकते हैं कि 2x + y, C/A कुछ कांस्टेंट उसको k मान लिया, तो ये लाइन L1 + K L2 = 0 वाली फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। L1 लाइन कौन सी है? 2x + y = 0। L2 लाइन कौन सी है? y + 2 = 0 और इनको सॉल्व करके जो पॉइंट आएगा वही वो फिक्स पॉइंट है जो क्वेश्चन ने पूछा है। तो बताओ इनको सॉल्व करके क्या आ रहा है? y की वैल्यू तो ऑब्वियसली -2 आ गई सेकंड इक्वेशन से, सर x की वैल्यू 1 आ रही है। ठीक है, हाँ बोलो। सर आपको C/A आप कांस्टेंट क्यों ले रहे हो? वी कैन चेंज A B and C ना, सो हाँ, दैट तो दे आर इन AP। जो भी होगा वो मतलब जैसे तुमने मान लो फॉर एग्जांपल ABC नंबर्स को 2 4 6 लिया तो C/A 6/2 यानी कि 3 बन गया। ABC नंबर्स को 3 + 8 11 + 8 19 लिया तो C/A 19/3 बन गया। तो हमेशा एक कांस्टेंट बन जाएगा। अच्छा यस सर, अच्छा इफ वी आर चेंजिंग A and C तब भी कांस्टेंट ही बनेगा वैसे। तब भी कांस्टेंट ही बनेगा। ओके, तो सभी को ये कंप्लीट मेथड अभी समझ आ गया और इस मेथड में कुछ टफ की नहीं लगा होगा। हाँ बोलो। सर तो हमने वो एक ही लाइन से दो लाइन निकाली ना? हाँ बिल्कुल, लेकिन इसका जो अब वही वाली बात हो जाती है कि ये तो हो गया प्रॉपर मेथड जो मेथड 1 है, बट एग्जाम में टाइम बचाने के पर्पज से हमारे पास इसका एक शॉर्ट मेथड और है और वो शॉर्ट मेथड एक बार समझ लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन तुम शॉर्ट मेथड से सॉल्व करना। कि जो क्वेश्चन ने ABC में कंडीशन दे रखी है 2B = A + C, सर एक मिनट सर, शॉर्ट मेथड का मेथड समझ लो कि जो कंडीशन दे रखी है और जो लाइन दे रखी है, लाइन है AX + BY + C = 0। अब इस वाली कंडीशन को हम A - 2B + C = 0 इस वाले फॉर्म में लिख सकते हैं। ABC वाले ऑर्डर में लिख लिया। तो शॉर्ट मेथड के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो फिक्स पॉइंट है इन दोनों इक्वेशन से A के कोफिशिएंट का रेशो x/1, B के कोफिशिएंट का रेशो y/-2 और C के कोफिशिएंट का रेशो 1/1 आ रहा है। जब सॉल्व किया फर्स्ट और लास्ट से तो x की वैल्यू 1 आ रही है,
सेकंड और लास्ट से y की वैल्यू -2 आ रही है। तो ये मेथड भी हम यूज कर सकते हैं एग्जाम में, जिससे अपन को कम टाइम लगे। देखो मेथड समझ आ गया? Sir, can you explain this again, please? Method 2. दोनों इक्वेशंस को अपन लिखा और दोनों से जो फर्स्ट मैंने लिखा है यानी कि ये दिस इज कोफिशिएंट ऑफ a in equation number 1 upon equation number 2. This is coefficient of b, again same equation number 1 फिर equation number 2, and this is coefficient of c. Sir, but like ये तो हम तभी करते हैं ना, like when roots नहीं, are ये तो मैंने same. बोला शॉर्ट मेथड है, प्रॉपर मेथड तो अपना यही वाला है। इसका कोई रीजन नहीं बताया ना मैंने, इसीलिए तो ये एग्जाम में टाइम बचाने के पर्पज से है। अब जैसे मान लो ऐसे कुछ होता कि a minus 2 a प्लस ये एपी में गिवन थे ना, यहाँ से आया था। तो इसका कोई रीजन नहीं है x/1 equals नहीं, y/1 शॉर्टकट। हाँ, ओके बताओ इस मेथड 2 का यूज करके कि वो फिक्स पॉइंट कौन सा आ रहा है। 3/5, 2/5 सिद्धांत ने बोला, सिस्टम सेम बोला, और ये करेक्ट आंसर भी है। हमने कंपेयर किया तो x/3 इज इक्वल टू y/2 इज इक्वल टू 1/5। तो x का वैल्यू 3/5 और y का वैल्यू 2/5। तो अगर अपन ये मेथड यूज करते हैं तो एग्जाम में बहुत कम टाइम लगता है। तो अपन को अभी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी पता है और इसका शॉर्ट अप्रोच भी पता है, ठीक है। और बस इतना ही है फैमिली ऑफ लाइंस का कंसेप्ट। नेक्स्ट इन दिस केस इन दिस चैप्टर इज पेयर ऑफ लाइन। सर आपने वो डिवाइड करते हैं उसमें 1/2 को, इसमें जैसे मेथड 2 में। मतलब डिवाइड कहाँ किया? तो मतलब मेथड 2 में अपन को मतलब अपन को x/1 मिल रहा है ना, x/3 यहाँ पे a, यहाँ पे a, तो x/3 ये x/3 समझ आ गया। ऐसे यहाँ पे b, यहाँ पे b, तो y/2 c तो 1/5। अब हमने फर्स्ट x/3 को 1/5 के इक्वल किया तो x का वैल्यू 3/5 आ गया, y/2 को 1/5 के इक्वल किया तो y का वैल्यू 2/5 आ गया, ठीक है। यस सर, तो लाइन का इक्वेशन लिखना है, जो उनने इक्वेशन दिया है वो लिखना है ना? नहीं, क्वेश्चन है देखो क्या पूछा है, ऑलवेज पासेस थ्रू। मैंने कंप्लीट क्वेश्चन लिखा नहीं बट यही है, ऑलवेज पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट, फाइंड दैट पॉइंट। ये जो लिखा हुआ है ना, तो अपन को तो बस point, जो जिसका कोएफिशिएंट्स लिखना है, पहले लाइन का इक्वेशन लिख दीजिए और वो उसके मैटर बाद नहीं जो करेगा, वो मैटर नहीं करेगा। अभी देखो मैं ऐसा करता हूँ, लास्ट वाले क्वेश्चन में मैंने पहले लाइन लिखा था और फिर बाद में रिलेशन लिखा था, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को मैं हटा के दूसरे मेथड से सॉल्व कर दूं। सर नहीं, मैं बोल रहा हूँ ये दोनों इक्वेशंस के साथ ही वर्क करेगी ना, लाइक किसी को इन भी दोनों अप एंड डाउन लिख दो, उससे फर्क नहीं हाँ पड़ेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओके हाउ डिड हर्षिल क्या चीज? सर वो अपन मतलब दोनों जो अपन दोनों सॉल्व किए हैं उसमें सर वो समझा आपने क्या किया, पर x/3 इक्वल टू y/2 या फिर ऊपर x/1 इक्वल टू y/2 वो सब आपने equal किया, वो इक्वल आ रहा है। ये बोला ना कि इसका एक्सप्लेनेशन दिया नहीं, अभी तो डिस्कस किया था अपन ने। मतलब मैंने इसका कोई एक्सप्लेनेशन दिया नहीं है क्योंकि ये शॉर्ट अप्रोच है। प्रॉपर अप्रोच तो हमने मेथड 1 में पहले ही लिख लिया था। नेक्स्ट इज पेयर ऑफ लाइन। सर एक मिनट प्लीज। तुम लोग जिन्होंने नोट कर लिया वो बताओ पेयर ऑफ लाइन का मीनिंग क्या हुआ, क्या समझते हो पेयर ऑफ लाइन का मतलब? कि हमें 2 लाइंस गिवन होंगी, ठीक है। एक पेयर का मतलब 2 लाइंस। अब 2 लाइंस कैसे गिवन होंगी वो देखो एक बार बस, कि अभी तक जैसे फॉर एग्जांपल तुम लोगों को 2 लाइंस की 2 डिफरेंट इक्वेशंस, जैसे x + 2y = 5 एंड 2x + 3y = 7, ऐसे कुछ भी 2 अलग अलग इक्वेशंस गिवन है और क्वेश्चन पूछे कि फाइंड एक्यूट एंगल बिटवीन दीज 2 लाइंस। तो हमने कंसेप्ट पढ़ रखा है, हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं कि tan थीटा = mod ऑफ m1 - m2 upon 1 + m1 m2। कोई दूसरा क्वेश्चन कि तुम्हें 2 लाइन दे रखी है और बोले कि इनके जो दोनों एंगल बाइसेक्टर्स हैं उनकी इक्वेशन बताओ। तो अगेन हम दोनों एंगल बाइसेक्टर इनफैक्ट व्हिच वन इज एक्यूट व्हिच वन इज ऑब्ट्यूज ये भी बता सकते हैं, ठीक है।
तो 2 लाइंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व कर सकते हैं। अब लेकिन अभी तक हमने क्या, वो 2 लाइंस जो गिवन होती है अपन को वो सेपरेटेड फॉर्म में गिवन होती है। यहाँ पे क्या होगा, वो 2 लाइंस मल्टीप्लाई करके दे देगा क्वेश्चन, जैसे कि इस तरह से 2x + y + 3 x + 5y + 7 = 0, इस तरह से भी नहीं। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो एक लेंथी सा एक्सप्रेशन बनेगा 2x² + 5 × 2 और 1 + 11xy + 5y² + 3 × 14 3 × 3 + 14, इधर आ गया 7 15। ऐसे ये अब हमें ये नहीं गिवन होगा, ये गिवन होगा एक लेंथी एक्सप्रेशन। और ये एक्सप्रेशन है क्या, ये एक्चुअली इन्हीं दोनों लाइन का मल्टीप्लिकेशन है। लेकिन ऑब्वियसली 2 लाइन को मल्टीप्लाई करके ये रिजल्ट फाइंड करना तो बहुत आसान है, बट रिवर्स जाना तो बहुत मुश्किल है। हम सोच ही नहीं सकते कि इन किन 2 एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई किया जाए कि ये एक्सप्रेशन बन जाए। बट अब सिचुएशन ये है कि हमें इस फॉर्म की एक इक्वेशन गिवन होगी। क्वेश्चन बोलेगा कि इस इक्वेशन से जो 2 लाइंस बन रही हैं उन लाइंस के बीच में एक्यूट एंगल थीटा फाइंड करो, या उस लाइन के एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन फाइंड करो, या उस लाइन पे जो एक फिक्स पॉइंट है 2,3 इससे जो परपेंडिकुलर्स हैं उन परपेंडिकुलर्स की लेंथ का प्रोडक्ट फाइंड करो। ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करना है उसके लिए हम डिस्कस करेंगे पेयर ऑफ लाइंस। और इस चीज को समझिए 3 पार्ट में ये टॉपिक अपन कवर करेंगे। इस टॉपिक का फर्स्ट पार्ट इज पेयर ऑफ लाइंस इंटरसेक्टिंग एट ओरिजिन। सिचुएशन ऐसे है कि ये मान लो पर इसके पहले XY, कुछ नोट नहीं करना था ना? नहीं, ये XY प्लेन है और जो 2 लाइंस हैं वो लाइंस इस तरह से हैं which are intersecting at origin। सिंस ये ओरिजिन से इंटरसेक्ट, ओरिजिन पे इंटरसेक्ट कर रही है तो ओरिजिन से पास कर रही है, ओरिजिन से पास कर रही है तो इन लाइन की इक्वेशंस को हम y - m1x और मतलब y = m1x और y = m2x ले सकते हैं। c जो है वो नहीं आएगा, समझ आ रहा है, बिकॉज c होता है y इंटरसेप्ट। इन दिस केस y इंटरसेप्ट 0 है तो लाइन की इक्वेशन y = mx वाली फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन intersecting at origin is ax² + 2hxy + by² = 0। जब तुम y - m1x एंड y - m2x इन लाइंस को मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें y² का टर्म आएगा, x² का टर्म आएगा और x × y का टर्म आएगा। कभी भी x का टर्म नहीं आएगा, y का टर्म नहीं आएगा या कांस्टेंट नहीं आएगा। देखो समझ आ रही है वाली बात इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से। तो हमने कहा कि जो मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट बना वो मान लेते हैं कि ये रिजल्ट बन गया, जिसको हमने स्टैंडर्ड ax² + 2hxy + by² = 0 की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब ये जो पेयर ऑफ लाइन ऑलरेडी मल्टीप्लाइड वाली फॉर्म में है, इससे हम अब क्या करेंगे। अच्छा, एक और चीज कि हमने सिंस लाइन को y = mx की फॉर्म में कंसिडर किया है, y = mx की फॉर्म में कंसिडर किया है तो y/x = m हो गया। तो इस लाइन को भी, इस वाली लाइन को भी, इस वाली इक्वेशन को भी हम पहले एक बार x² से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय x²। तो हमें क्या मिल रहा है कि a + 2h y/x + b y/x होल स्क्वायर = 0। यहाँ तक की बात तो समझ आ गई होगी। सर यहाँ पे यहाँ पे सर h क्या होगा? मतलब ऐसे कुछ गिवन होगा 2x² + 5xy + 7y² = 0, ऐसे कुछ। तो समझ आ गया अभी कि ये तो गिवन नंबर्स होंगे।
बट स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट लिया हुआ है ये हमने लिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। और एक बार एक चीज और यहाँ पे हम क्लियर कर लें कि ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में ईच एंड एवरी टर्म में वेरिएबल्स की कंबाइंड पावर 2 आ रही है। तो Yes, वो sir. इक्वेशन जिसमें एवरी टर्म में वेरिएबल की कंबाइंड पावर सेम है उसे अपन बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। तो दिस इज अ होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। अगर ऐसे लिखा होता एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर वाई माइनस 7xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, दिस इज अ होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 4, सॉरी डिग्री 3। अगर ऐसे लिखा होता Homogeneous equation of degree 4. तो सभी को होमोजेनियस इक्वेशन वाला टर्म समझ आ गया। लेकिन अगर देखो एक और चीज कि अगर ऐसे लिखा होता तो ये होमोजेनियस इक्वेशन नहीं है, बिकॉज यहाँ पे ये वाला पार्ट तो सेकंड डिग्री का है लेकिन ये डिग्री 1 का आ गया और ये डिग्री 0 का आ गया। तो दिस इज नॉट अ होमोजेनियस इक्वेशन। ठीक है, हम अभी इस वाले वर्ड को आगे यूज करेंगे इसलिए मैंने अभी बता दिया। तो एक बार हम जो भी कैलकुलेशन कर रहे थे उसको कंटिन्यू करें। तो यहाँ पे अपन ने बोला कि ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, ये हमें अगर गिवन पेयर ऑफ लाइन है विच इज इंटरसेक्टिंग एट ओरिजिन, तो इसकी इक्वेशंस या इस को फाइंड करने का अपना मेथड क्या होगा कि सबसे पहले हमने x स्क्वायर से डिवाइड करके ये बना लिया और अब हम y अपॉन x की जगह m रिप्लेस कर देंगे। तो दिस बिकम्स bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल्स टू 0। ये m में एक क्वाड्रेटिक बन गई जिसके रूट्स m1 और m2 हैं, और अगर हमें रिक्वायरमेंट है तो हम m1 प्लस m2 और m1 इंटू m2 की वैल्यूज यहां से लिख सकते हैं। तो बताओ m1 प्लस m2 कितना आ रहा है, बोलो ना ना ना, -2h अपॉन b, b भी तो आएगा, और m1 m2 इज इक्वल टू a अपॉन b। ठीक है, अब जैसे इसका यूज क्या जो मैंने बताया है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ऐसे है कुछ, फाइंड सेपरेट इक्वेशंस ऑफ लाइंस गिवन बाय x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, ये अब एक सेकंड डिग्री की होमोजेनियस इक्वेशन दे रखी है और इससे हमें सेपरेट इक्वेशंस फाइंड करनी है लाइन की। तो यहाँ पे जो अपना क्वाड्रेटिक वाला मेथड है ना, वो ही मेथड अपन यूज कर लेंगे। क्वाड्रेटिक वाले मेथड का मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस xy प्लस 3y स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। क्वाड्रेटिक का फैक्टर्स का मेथड यही होता है। अगर मान लो कोई क्वाड्रेटिक ऐसे है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, तो हम इस 4 को इस तरह से लिख लेते हैं और फिर फैक्टर्स बना लेते हैं। तो बिल्कुल सेम मेथड हमने यहाँ पे यूज किया है। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस xy प्लस y स्क्वायर। इन दोनों से x कॉमन लिया तो ब्रैकेट में x प्लस 3y, और इन दोनों से y कॉमन लिया तो ब्रैकेट में x प्लस 3y। दिस बिकम्स x प्लस y इंटू x प्लस 3y इक्वल टू 0। यानी कि एक लाइन तो आ गई x प्लस y इक्वल टू 0 और एक लाइन आ गई x प्लस 3y इक्वल टू 0। सर वो 4xy लिखा है ना आपने क्वेश्चन? हाँ, 4xy। तो ये लाइंस की इक्वेशन को सेपरेट कर सॉरी सेपरेट करने का मेथड है। इजी, ये समझ आ गया होगा इस सभी को। कई बार लेकिन क्या होता है कि जैसे क्वालिटी में भी होता है कि अगर फैक्टर्स नहीं बनते तो फिर अपन फॉर्मूला -b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये वाला फॉर्मूला यूज करके x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे कैसे कर सकते हैं कि अगर मान लो इस सिचुएशन में फैक्टर नहीं बन रहे होते तो फिर अपन क्या करते
कि पहले जो हमने ये वाला मेथड यहाँ पे लिया है कि पहले हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके एक एम में क्वाड्रेटिक बना लेते, उस एम की क्वाड्रेटिक का आंसर फॉर्मूले से फाइंड कर लेते, और फिर एम के जो दो आंसर्स आते उन मान लो वो m1 और m2 है, तो y इज इक्वल टू m1x और y इज इक्वल टू m2x, ये दो हमारे फाइनल आंसर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो कैसे इसको हम लिख सकते हैं, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जा रहा हूँ। ये नोट कर लिया सभी ने? सर हम दोनों इक्वेशन और लाइन को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका लाइक रिजल्ट 0 आता है, द इक्वल। नहीं, इक्वेशन है ना, इक्वेशन मतलब कि फर्स्ट लाइन इज L1 इक्वल्स टू 0, L2 इक्वल्स टू 0, तो इनका पेयर क्या बन गया, L1 into L2 इक्वल्स टू 0। तो लेफ्ट साइड वाला मल्टीप्लाई किया तो L1 into L2 आ गया, और राइट साइड वाला मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया। अच्छा, ओके। हर्षल हम बात करेंगे, अभी तक तो हमने केस लिया है, अभी हमने फर्स्ट केस लिया है पेयर ऑफ लाइन पासिंग इंटरसेक्टिंग एट ओरिजिन। तो इस सिचुएशन में ओनली होमोजेनियस इक्वेशन ही बनती है, यानी कि सिंगल x की पावर 1 x की पावर 2 वाली x की पावर 1 y की पावर 1 वाली टर्म्स नहीं बनती है। बट सेकंड केस हम वही लेंगे जब जनरल इक्वेशन बनती है। तो इसका नेक्स्ट पेज पे मैं लेके जा रहा हूँ, इसको अगर हमें मान लो ये फैक्टर्स की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रहा होता तो उस सिचुएशन में हम कैसे सॉल्व करते। तो उसके लिए मैं एक दूसरा एग्जांपल लिखता हूँ। क्वेश्चन कि फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस represented by 5x square plus 7xy minus y square equal to 0। तो इसके लिए को फैक्टर्स ही बन गए, तो अपन क्या करेंगे, पहले x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, x स्क्वायर से डिवाइड किया तो दिस बिकम्स 5 plus 7 y upon x minus y upon x का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। y upon x को m बोल दिया तो माइनस m स्क्वायर प्लस 7m प्लस 5 इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू फॉर्मूले से माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो m का आंसर 7 माइनस प्लस रूट ओवर 69 ये आ रहा है। देयरफॉर लाइंस आर y इज इक्वल टू, एक बार प्लस साइन लिया और एक बार माइनस साइन लिया। तो अगर फैक्टर्स नहीं भी बन रहे हैं तो भी हम इस मेथड से लाइंस की इक्वेशन को सेपरेट कर सकते हैं। तो मेथड 2 भी देखना, समझ आ गया। बट जनरली क्वेश्चन जो जेई में आता है वो ये मतलब ये तो रेयरली ही कभी पूछेगा, पूछ सकता है वैसे, बट रेयरली पूछेगा कि इन दोनों लाइन की सेपरेट इक्वेशन फाइंड करो। क्वेश्चन क्या बोलेगा कि इन दोनों, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर से। क्वेश्चन जनरली क्या बोलता है कि इन दोनों लाइंस के बीच में एक्यूट एंगल फाइंड करो, या फिर इन दोनों लाइंस के एंगल बाइसेक्टर के पेयर की इक्वेशन फाइंड करो एंड सो ऑन। तो उसमें अब हम पहले मतलब स्टेप 1 ये लें कि हमने पहले लाइन को सेपरेट किया इस वाले मेथड से, फिर उनके बीच में हमने एंगल फाइंड किया। हाँ बिल्कुल, एम स्लोप ही है यहाँ पे, एम इज स्लोप हेयर। फिर हमने उनके बीच में स्लोप सॉरी एंगल मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 से फाइंड किया। तो क्वेश्चन का आंसर तो बिल्कुल आ जाएगा, बट एग्जाम के पॉइंट से टाइम ज्यादा लगेगा। तो एग्जाम में टाइम बचाने के लिए हम अब कुछ नोट करके पॉइंट लिख रहे हैं जो हमें ध्यान रखने हैं, जिससे कि हम कम टाइम में इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। हाँ सर अपने सेकंड स्टेप में क्या सॉल्यूशन y अपॉन x से डिवाइड करके, सॉरी x स्क्वायर से डिवाइड करके y अपॉन x को m से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि y अपॉन x को सर, हाँ y इक्वल टू mx होती है ना लाइन, तो यहाँ से y अपॉन x की वैल्यू m आ रही। ओके अंडरस्टूड। सर मतलब इसमें y c0 है क्या इंटरसेक्ट? और क्या, पेयर ऑफ लाइन इंटरसेक्टिंग एट ओरिजिन, अगर लाइंस ओरिजिन से पास कर रही है तो c0 होगा ही होगा ना। तभी तो हमने कहा कि ओरिजिन से पास करने वाली लाइन के मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मेट हमेशा ये बनता है, और इसका मतलब कि ये एक सेकंड डिग्री का होमोजेनियस इक्वेशन है। अगर लाइन ओरिजिन से पास नहीं कर रही होंगी तो हम इसके बाद सेकंड केस पढ़ेंगे जिसमें जनरल इक्वेशन बनेगी,
इसमें x की पावर 1 y की पावर 1 वाली टर्म्स भी आएंगी, ठीक है। यस और नोट में if acute angle between the lines ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0 is theta, then फॉर्मूला नंबर 1 जो हमें याद रखना है वो ये है 2 रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। जो फॉर्मूला था ना tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, वो वाले फॉर्मूले को हमने जब कन्वर्ट किया तो ये बन गया। कैसे बन गया? तो हमने अभी लास्ट वाले पेज पे लिखा था कि m1 प्लस m2 तो माइनस 2h अपॉन बी आया था और m1 m2 a अपॉन बी आया था। इस इंफॉर्मेशन से हम m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक में सबने पढ़ रखा है, बताओ मेथड क्या होगा यहाँ से m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर फाइंड करने का? अरे क्या हुआ, भूल गए क्या? इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। तो हमें m1 प्लस m2 की वैल्यू पता है, m1 इंटू m2 की वैल्यू पता है, तो m1 माइनस m2 की वैल्यू मिल जाएगी। tan थीटा का फॉर्मूला मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 होता है। तो हमने m1 माइनस m2 तो इस वाले मेथड से फाइंड कर लिया और m1 इंटू m2 हमें ऑलरेडी पता है। जब सारा कुछ रिप्लेस करते हैं तो tan थीटा का ये वाला फॉर्मूला बन जाता है। तो tan अब अपन को याद रखना है कि tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ, क्योंकि थीटा एक्यूट एंगल है इसलिए अपन ने मॉड लगाया जिससे कि आंसर पॉजिटिव मिल जाए। tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 टाइम्स रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। नेक्स्ट, इफ दीज लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तुम लोग बताना कि ए एच और बी में कंडीशन क्या आएगी। लाइंस अगर परपेंडिकुलर हैं तो थीटा पाई बाय 2 हो गया। थीटा पाई बाय 2 होने से जो tan थीटा का फॉर्मूला है उसमें राइट हैंड साइड में क्या कंडीशन बन गई? a plus b equal to 0 a प्लस बी इक्वल टू 0, बिल्कुल सही है। a जो है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है और b जो है वो कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर है। जिन लोगों को क्लियर नहीं है कि a प्लस बी इक्वल टू 0 कैसे आया, हमने कहा कि ये वाला थीटा अगर पाई बाय 2 हो गया तो tan थीटा नॉट डिफाइंड हो गया और इसका वैल्यू नॉट डिफाइंड कब होगा? जब समथिंग अपॉन 0 बन जाएगा। तो डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 कर दिया। थर्ड पॉइंट, इफ दीज लाइंस आर equally inclined to x axis or y axis, then h is equal to 0। और इसका रीजन क्या है वो एक बार देख लो कि जैसे ये दो एक्स वाई एक्सिस है और ये है लाइन और ये इस तरह से है कि ये अभी एक्स एक्सिस पे इक्वली इंक्लाइंड है। का मतलब कि अगर हमने इस एंगल को थीटा लिया तो ये वाला एंगल भी थीटा ही है। तो दोनों लाइन एक्स एक्सिस से सेम एंगल बना रही है। अगर ऐसा है तो फर्स्ट लाइन का जो स्लोप है वो tan थीटा आएगा और सेकंड लाइन का जो स्लोप है वो माइनस tan थीटा आएगा। तो इसका मतलब क्या बन रहा है कि m1 प्लस m2 की वैल्यू 0 आ रही है। फर्स्ट लाइन का स्लोप tan थीटा और सेकंड लाइन का स्लोप माइनस tan थीटा, तो m1 प्लस m2 0 आ रहा है। और हमने लास्ट टू लास्ट स्लाइड में लिखा था कि सम ऑफ द रूट जो है m1 प्लस m2 वो माइनस 2h अपॉन b था। तो इसको अगर 0 करोगे तो माइनस 2h अपॉन b को 0 करेंगे और माइनस 2h अपॉन b कब 0 होगा? जब h 0 होगा। तो अभी क्लियर है h क्या है? h इज दिस, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू h। तो अगर अच्छा एक और चीज यहाँ पे, अभी तो मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो एक्स एक्सिस के लिए दिया है। तुम लोग देखना खुद से कि ये दोनों जो लाइंस हैं ये वाई एक्सिस के साथ भी इक्वल एंगल बना रही है। समझ आ रहा है? ये दोनों लाइंस विद वाई एक्सिस भी सेम एंगल इक्वल एंगल बना रही है। कैसे? कि अगर हम इस एंगल की बात करें, ये वाला एंगल पाई बाय 2 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये वाला एंगल भी पाई बाय 2 माइनस थीटा ही हो जाएगा। तो अगर पेयर ऑफ लाइन की दो लाइन एक्स एक्सिस से इक्वल एंगल बना रही है, एक्स एक्सिस पर इक्वली इंक्लाइंड है,
तो ऑटोमेटिकली ये लाइंस y एक्सिस पर भी इक्वली इंक्लाइन होगी, हमें चेक करने की आगे से रिक्वायरमेंट ही नहीं। ठीक है, तो हमने बोला अभी 3 पॉइंट बोले हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या कि acute angle between the lines is tan theta is equal to 2 root over h square minus ab upon a plus b. If these lines are perpendicular to each other, then a plus b equal to 0, that is coefficient of x square plus coefficient of y square equal to 0. If these lines are equally inclined to x axis, then h equal to 0, that is coefficient of x into y is equal to 0. Next point, ये नोट कर लिए, आगे बढ़े। सर हाँ, तो ये जो क्वेश्चन है ये जो लेफ्ट में, उसमें लास्ट स्टेप आप कैसे किए वो समझा नहीं। लाइंस जो हमने स्टार्टिंग में कंसीडर की थी ना, वो y इज इक्वल टू mx तो ली थी लाइन। इस Yes, वाले sir. पेज पे देखो, नहीं ये तो फैमिली ऑफ लाइन का पेज है। y इज इक्वल टू m1x और m2x, तो m की दो वैल्यूज अपन ने फाइंड कर ली। So, but और m like की question में how will we know that this is a case of them passing through origin? अरे कि अगर होमोजीनियस इक्वेशन है तो वो ओरिजिन से ही पास करेगी, कंफर्म बात है। अच्छा, ओके सर। ठीक है, अभी मैं इसको नोट भी कर लूंगा, वो बात अलग है, बट ध्यान रखो कि जब भी कोई होमोजीनियस इक्वेशन है तो वो ओरिजिन पे इंटरसेक्ट करने वाली लाइंस को ही रिप्रेजेंट करेगी। मैं ऐसा करता हूँ, नेक्स्ट पेज पे इसको लिख के देता हूँ। नेक्स्ट पेज, पॉइंट नंबर 3 के बाद पहले पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में हम बोलेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट x1 y1 on these lines, वो मान लो P1 into P2 है। इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या हुआ कि जैसे अपन को दो लाइंस गिवन है और एक पॉइंट गिवन है, तो इस पॉइंट से फर्स्ट लाइन पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर तो मान लो ये है, और सेकंड लाइन पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ये है, तो P1 into P2 का जो आंसर आता है वो क्या आता है। और दीज लाइंस का मतलब वही लाइंस हैं, ये ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, दो लाइन है ना ये, तो इसका आंसर आता है कि ax1 स्क्वायर प्लस 2hx1y1 प्लस by1 स्क्वायर अपॉन a माइनस b होल स्क्वायर प्लस 2h होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। और ये बनाया कैसे, वही मेथड था क्योंकि इन दोनों लाइंस को सेपरेट किया और इन दोनों लाइन की इक्वेशंस को सेपरेटली फाइंड किया, और एक पॉइंट की एक लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो हमने पहले फॉर्मूला लिखा था, ध्यान है ये वाला फॉर्मूला, ये वाला यूज कर लिया। ठीक है, तो अब इन दिस केस इस फॉर्मूले को अपन कैसे याद रख सकते हैं, जो नया फॉर्मूला अपन ने लिखा है कि न्यूमरेटर तो अगेन सेम ही मेथड से फाइंड कर रहे हैं अपन, क्या कि जो लाइन, जो पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन दे रखी है, उस इक्वेशन में x के प्लेस पे x1 और y के प्लेस पे y1 लिख दो। जो डिनोमिनेटर बनता है वो क्या बन रहा है, a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2h होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। a एंड b तो x और x स्क्वायर और y स्क्वायर के कोफिशिएंट्स हैं, और 2h x इंटू वाई का कोफिशिएंट है। ध्यान रखना कि x इंटू वाई का कोफिशिएंट h नहीं है, 2h है। पॉइंट नंबर 5, इक्वेशन ऑफ, ये सारा वही है कि एक मतलब हम अगेन मैंने जो बोला कि हम सेपरेट करके इन क्वेश्चन को सॉल्व तो कर सकते हैं लेकिन टाइम लगेगा, तो इसलिए अपन ने डायरेक्टली फॉर्मूले बना लिए इनके लिए, और फॉर्मूले बनाने का मेथड वही है जो इनका प्रॉपर मेथड है। इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स of these lines is x square minus y square upon a minus b is equal to xy upon h। हो गया लास्ट पेज का। अब यहाँ भी जो हमने इक्वेशन लिखी है पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर की, इसमें अब क्या है कि x का कोफिशिएंट a है, सॉरी x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, y स्क्वायर का b है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के डिनोमिनेटर में तो इनके करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स ही आ रहे हैं एज इट इज, लेकिन जो एक्स वाई का डिनोमिनेटर है वो एक्स इंटू वाई का कोफिशिएंट 2h होता है,
तो यहाँ पे फॉर्मूले में ओनली एच आता है, ये अपन को ध्यान रखना है। देखो ये बहुत एक कॉमन मिस्टेक है कि अपन जल्दबाजी में एक्स वाई का कोफिशिएंट एच कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन वो 2h है, तो उसका हाफ करेंगे तब जो नंबर आएगा वो हमें यहाँ पे यूज करना है। सेकंड चीज कि अगर कभी डिनोमिनेटर 0 बन जाए तो इसका मतलब नॉट डिफाइंड टाइप का नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा, अगर डिनोमिनेटर 0 बन जाए तो कि यहाँ पे जैसे अब मैं एग्जांपल में जैसे ऐसे है 2x² प्लस 3xy प्लस 2y² इज इक्वल टू 0। तो इसके पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन x² माइनस y² अपॉन 2 माइनस 2 इज इक्वल टू xy अपॉन 3/2 ऐसे बनेगी। तो अभी यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 बन रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में अपन क्या करेंगे कि सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये x² माइनस y² इज इक्वल टू 0 इंटू xy अपॉन 3/2 और 0 इंटू एनीथिंग इज 0। तो हमारा आंसर x² माइनस y² इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो अगर डिनोमिनेटर में 0 बन रहा है तो यहाँ पे मीनिंगलेस या इनडिफाइंड नॉट डिफाइंड वाली बात नहीं है, यहाँ पे हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर फाइंड कर सकते हैं। और एक लास्ट पॉइंट जो मैंने अभी अभी डिस्कस किया था 3-4 बार, क्या पॉइंट नंबर 6, अ होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री n। हम एक जनरल बात कर रहे हैं, सेकंड डिग्री के लिए नहीं, डिग्री n के लिए, मतलब कि n कुछ भी हो, ऑलवेज रिप्रेजेंट्स n straight lines passing through origin। A homogeneous equation of degree n always represent n straight lines passing through origin। ये 6 पॉइंट्स हैं इसकी थ्योरी में, और ये अपना केस 1 थ्योरी वाइज कंप्लीट है। अब मैं इसका एक क्वेश्चन और तुम्हें, अपन ने अभी तक जो इसमें क्वेश्चन करे हैं वो ओनली वो क्वेश्चन करेंगे लाइंस को सेपरेट करो, लेकिन अब लाइन को बिना सेपरेट किए अगर हमें मान लो इन दोनों लाइन के बीच में एक्यूट एंगल फाइंड करना है, फाइंड acute angle and equation of pair of angle bisector of lines, और इक्वेशन ले लिया अपन ने 2x² प्लस 3xy माइनस 5y² इक्वल टू 0। तो एक बार लिखना a कितना, b कितना और h कितना। दो क्वेश्चन है, एक तो एंगल पूछा है एक्यूट एंगल, और एक पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर। बट उससे पहले a कितना है, b कितना है, b is coefficient of y²। एंड h कितना है, h is 3/2। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है h is 3/2। कोफिशिएंट ऑफ x इंटू y होता है स्टैंडर्ड 2h। ठीक है, तो जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है इसमें अपन को एंगल फाइंड करना है, तो tan थीटा इज इक्वल टू 2√h² माइनस ab अपॉन a प्लस b का मॉड, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो आ जाएगा 2√h² यानी कि 9/4 माइनस a इंटू b अपॉन a प्लस b। तो ये नंबर कितना आ रहा है 49। 49 का रूट 7 और डिनोमिनेटर आ रहा है कितना 3, 7/3 आ रहा है ना नंबर, कैलकुलेशन और देख लेना मेरी। तो थीटा का आंसर tan इनवर्स 7/3 आ जाएगा। ठीक है,
सेकंड क्वेश्चन का आंसर तुम लोग खुद से लिख लो, हमें डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर। लिखा 3x स्क्वायर माइनस 14xy माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। चेक करते हैं इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर। x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन a माइनस b इज इक्वल टू xy अपॉन h। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो बन गया 3x स्क्वायर माइनस 14xy माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। सही है। तो देखना अभी अपन को इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर में या एक्यूट एंगल फाइंड करने में कुछ ज्यादा टाइम लगा नहीं, बट अगर अपन लाइंस को पहले सेपरेट करते, फिर लाइंस के स्लोप लिख के tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 वाला फॉर्मूला अप्लाई करते तो इससे ज्यादा टाइम लगता है और एग्जाम में अपन को टाइम भी बचाना है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं नहीं लिख रहा हूँ तुम्हें ऐसे ही बताना है, जैसे तुम लोगों को पता है ऑलरेडी कि कोई भी पॉइंट है 2,3 टाइप्स। 2,3 का लाइन y इक्वल टू x के अबाउट रिफ्लेक्शन 3,2 बन जाता है, यानी कि x कोऑर्डिनेट के प्लेस पे y कोऑर्डिनेट आ जाता है एंड y कोऑर्डिनेट के प्लेस पे x कोऑर्डिनेट आ जाता है। तो अब अगर तुमसे ये बोला जाए कि ये जो लाइन है, ये जो पेयर है, इसका y इक्वल टू x लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन क्या होगा, तो आंसर बताओ। फाइंड रिफ्लेक्शन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 5y स्क्वायर इक्वल टू 0 अबाउट लाइन y इक्वल्स टू x। रिफ्लेक्शन ऑफ a कॉमा b अबाउट y इक्वल टू x इज b कॉमा a। तो यहाँ पे x के प्लेस पे y और y के प्लेस पे x, तो आंसर बोला गया 5x माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0। करेक्ट है, इक्वल टू 0 लगा दो, करेक्ट आंसर है। तो बस x की जगह y लिखना है और y की जगह x लिखना है। बिल्कुल ठीक है। नहीं 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 वृष्टि, तुमने गलत बोला है आंसर। तुम्हारे आंसर में माइनस 3xy आएगा, प्लस का 3xy नहीं, माइनस का 3xy। हर्षिल का आंसर करेक्ट है ना? ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो अभी हमने जो डिस्कस किया वो कि पेयर ऑफ लाइन इंटरसेक्टिंग एट ओरिजिन, तो ये वाला केस हमने डिस्कस किया। इससे हमें अब आइडिया मिल गया कि जब दो लाइन का मल्टीप्लिकेशन है तो उस सिचुएशन को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हमने अभी केस 1 में थोड़ा सिंपल सिचुएशन लिया हुआ है, जब लाइन ओरिजिन से पास कर रही है। ओरिजिन से पास कर रही है तो सिचुएशन सिंपल क्यों हो गया, क्योंकि कांस्टेंट नहीं आ रहा। लेकिन अगर सेकंड केस लें, सेकंड केस पेयर ऑफ लाइंस, So can you show the previous slide once? ओके एक मिनट, नॉट इंटरसेक्टिंग एट ओरिजिन। अब इसमें क्या होगा कि जो लाइंस हैं जो हमने पहले y इक्वल टू m1x और y इक्वल टू m2x ले ली थी, अब हमें y इक्वल टू m1x प्लस c1 और y इक्वल टू m2x प्लस c2 लेनी होंगी। c1 और c2 आ जाएगा, c1 c2 आ जाएगा, तो उससे प्रॉब्लम क्या होगी अभी अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ये नोट कर लिया? सर इक्वेशन नया बॉटम पहले अपन x और y के कोएफिशिएंट को चेंज करेंगे ना, मतलब बीच के कोएफिशिएंट चेंज नहीं करेंगे ना अपन। नहीं नहीं, उसमें चांस की बात है कि वो चेंज नहीं हुआ, क्योंकि मिडिल वाले टर्म में x इंटू वाई आ रहा था, लेकिन हमें तो बस x की जगह y रखना है, y की जगह x रखना है। ठीक है। पेयर ऑफ लाइंस नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो इस वाले केस में क्या कि जैसे ये xy प्लेन
पहले जो लाइन ओरिजिन से पास कर रही थी वो अब मतलब कहीं और शिफ्ट हो गई, मान लो ऐसे शिफ्ट हो गई, और अब ये इस पॉइंट से पास कर रही है, मान लेते हैं ए वाला पॉइंट अल्फा बीटा है जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है। बट सिंस नाउ दीज लाइंस आर नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ये लाइन तो y इक्वल टू m1x प्लस c1 टाइप बनेगी, और ये लाइन y इक्वल टू m2x प्लस c2 टाइप बनेगी। अब हम अलग से अगर देखें कि y माइनस m1x माइनस c1 और y माइनस m2x माइनस c2, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो तुम लोग देखो, इनको मल्टीप्लाई करने से एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, वाई स्क्वायर का टर्म आएगा, एक्स इंटू वाई का भी टर्म आएगा, एक्स का भी आएगा, वाई का भी आएगा, और कांस्टेंट भी आएगा। देखना ये चीज समझ आ रही है क्या? एक्स स्क्वायर कैसे बनेगा? जैसे फॉर एग्जांपल हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और ओनली एक्स कैसे बनेगा? जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ओनली एक्स की पावर 1 वाला टर्म बन जाएगा। ऐसे ही एक्स इंटू वाई बन जाएगा, ऐसे ही वाई का टर्म बन जाएगा। तो यहाँ पे जो ये इक्वेशन आती है इसमें होमोजेनियस पार्ट के साथ साथ ये वाला पार्ट भी आता है। तो हम अब यहाँ पे जो इस वाली इक्वेशन है उसको कैसे लिखते हैं, मैं लिख रहा हूँ। ये तो समझाने का था कि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन कौन सी टर्म्स आएंगी। इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। हमने ये बोला बस अभी कि जब लाइंस ओरिजिन से पास नहीं कर रही हैं तो उनमें कांस्टेंट c1 और c2 आ जाएंगे, और इन c1 और c2 की वजह से जब इन दोनों लाइन की इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक लेंथी इक्वेशन आएगी, और उस इक्वेशन को हमने अभी इस वाली फॉर्म में लिखा है। मतलब इसमें अब सेकंड डिग्री का पार्ट तो आ ही रहा है, उसके साथ साथ डिग्री 1 का भी आ रहा है और डिग्री 0 का भी आ रहा है। लेकिन अनलाइक लास्ट स्लाइड में हमने देखो नोट किया है ये वाला पॉइंट नंबर 6 कि अगर कोई होमोजेनियस इक्वेशन है तो वो तो विदाउट एनी कंडीशन ओरिजिन से पास करने वाली स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, विदाउट एनी कंडीशन। लेकिन अगर कोई ये इक्वेशन, इसको हम बोलते हैं कि दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। ये तो था जो इतना बार था ओनली, दिस इज होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री एंड दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। ठीक है, दिस इक्वेशन represents a pair of lines if, अब देखो क्या होगा कि ये जो एक जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है, ये इक्वेशन ऑलवेज पेयर ऑफ लाइन नहीं बनेगा। ये कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस लगाएंगे तब तो पेयर ऑफ लाइन बनेगा, कुछ अलग कंडीशन लगा दी तो यही वाली इक्वेशन सर्कल की इक्वेशन बन जाएगी, और कोई डिफरेंट कंडीशन लगा दी तो ये सेम इक्वेशन कोनिक सेक्शन यानी कि पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला की इक्वेशन बन जाएगी। और ये सारा की सारा अपने सिलेबस में है। तो अब ये एक जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री को हम एनालाइज कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट केस है कि दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइन इफ, और वो कंडीशन है इस तरह से, इफ दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। और इस डिटर्मिनेंट को जब सॉल्व करते हैं ना तो वैल्यू आती है ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इक्वल टू 0। तो या तो तुम ये वैल्यू याद रख सकते हो या फिर डिटर्मिनेंट को एग्जाम में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बट डिटर्मिनेंट को अगर सॉल्व करोगे तो ये पता होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट की कौन से पोजीशन में, अरे नंबर से तो है। चलो मैं अभी इस वाले पॉइंट को एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन हैंड टू हैंड में एक क्वेश्चन भी लिख देता हूं। यहाँ पे अभी हमने जो लिखा है कि ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे तुम लोग एक बार इस ढंग से इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करो। तो हमने इस इक्वेशन को जो लिखा है उसमें सबसे पहले तो जो होमोजीनियस पार्ट है वो लिखा है, हमें ऑलवेज इसको ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले तो होमोजीनियस पार्ट है उसको लिखा है, और उसमें भी हमने एक्स स्क्वायर का टर्म पहले और वाई स्क्वायर का टर्म सबसे लास्ट में लिखा है। ठीक है, उसके बाद जो लीनियर यानी कि डिग्री 1 का पार्ट है उसको लिखा है, और फिर कांस्टेंट को लिखा है।
तो ये जो डिटर्मिनेंट है, अभी मैं बता रहा हूँ एफजीएस का यूज कैसे करना है, पर ये जो डिटर्मिनेंट है इसकी ये जो एंट्रीज हैं इनको कैसे अपन याद कर सकते हैं कि देखो ये 3 रोज हैं, रो नंबर 1, रो नंबर 2 एंड रो नंबर 3। फर्स्ट रो उन नंबर्स से आ रही है जिनमें एक्स आ रहा है। तो एक्स कहाँ 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 पे आ रहा है? एक्स देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है, दिख गया एक्स। अब इनके अगर अपन इन टर्म्स ऑफ ए बी सी एफ जी एच कोफिशिएंट देखें तो फर्स्ट वाले में ए आ रहा है, सेकंड वाले में एच आ रहा है और थर्ड वाले में जी आ रहा है। तो हमने यहाँ पे ए एच और जी लिख दिया, ठीक है। सेकंड रो जो है ये y वाली टर्म से आ रही है। अब y कहाँ कहाँ पे आ रहा है? y फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ रहा है, सेकंड टाइम यहाँ पे आ रहा है एंड थर्ड टाइम यहाँ पे आ रहा है। तो हमारे कोफिशिएंट h b f हो जाएंगे। तो हमने सेकंड रो में h b f को लिख दिया। और थर्ड रो जो है उसमें जो लास्ट के 3 कांस्टेंट हैं g f c इसी ऑर्डर में लिखे हुए हैं। तो हम इस डिटर्मिनेंट को इस तरह से ध्यान रख सकते हैं कि कौन सा एंट्री, कौन सा एलिमेंट कौन से प्लेस पे आएगा। सेकंड मेथड इसको याद रखने का, देखो अभी मैंने कहा था ना कि इस इक्वेशन को ढंग से देख लो, तो तुमने ऑब्जर्व भी किया होगा कि जो एबीसी नंबर्स हैं, एबीसी ये नंबर्स से आगे तो 2 आ नहीं रहा, लेकिन जो एफजीएच नंबर्स हैं, एफजीएच इन नंबर्स के आगे 2 आ रहा है। एबीसी नंबर्स के आगे तो 2 है नहीं, लेकिन एफजीएच में तीनों के आगे एक एक्स्ट्रा 2 है। तो अब सेकंड मेथड इसको याद रखने का कि हम ऐसे याद रख सकते हैं कि एबीसी को तो डायगोनल में लिख दिया, एबीसी और फिर एफ जी एच, कहने का मतलब ए बी सी एफ जी एच, अल्फाबेटिकल है ये, ए बी सी एफ जी एच। और इतना लिखने के बाद ये जो डिटर्मिनेंट है दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट। और ये सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट का मतलब क्या होता है कि अगर हम इस डायगोनल को मिरर मान लें तो h का रिफ्लेक्शन h यहाँ पे आ जाएगा, g का रिफ्लेक्शन g यहाँ पे आ जाएगा और f का रिफ्लेक्शन f यहाँ पे आ जाएगा। तो हम इस तरह से भी डिटर्मिनेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखना सेकंड मेथड भी समझ आया क्या? ए बी सी एफ जी एच, और f यहाँ पे आ गया तो f भी यहाँ पे आ जाएगा, g यहाँ पे आ गया तो g यहाँ पे आ जाएगा और h यहाँ आ गया तो h यहाँ पे आ जाएगा। सर पर वैल्यू लर्न कर ली तो ठीक है। हाँ, अगर वैल्यू लर्न कर ली तो और भी बेटर है कि वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज ए बी सी प्लस 2fgh माइनस एफ स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर। अब जैसे एग्जांपल फाइंड के इफ इक्वेशन लिया अपन ने 2x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7y प्लस k इक्वल्स टू 0 represents a pair of line। सभी लोग अपने नोटबुक में इस क्वेश्चन को नोट करने के बाद ये लिखो कि इस क्वेश्चन में a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, c क्या है और f g और h लिख लो एक बार। लिखा? अब देखो मैच करना कि तुमने सही लिखा है नहीं लिखा, इसमें बहुत लोग मिस्टेक भी करते हैं। a is 2, b is 3, c is k, f is 7/2, g is 6/2 that is 3 and h is 5/2। तो एफ जी एच वाले जो नंबर्स हैं, f is कोफिशिएंट ऑफ 2f is कोफिशिएंट ऑफ y, 2fy है, 2g is कोफिशिएंट ऑफ x and 2h is कोफिशिएंट ऑफ x into y। तो fgh जब लिखेंगे तो by 2 भी करना होगा, ठीक है। अब इसके बाद तो हमें फिर k की वैल्यू फाइंड करने के लिए डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। तो अगर तुम्हें इस तरह से ठीक लग रहा है कि a b c f g h और सिंस ये सिमेट्रिक है तो यहाँ भी बिल्कुल सिमेट्रिक वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे, या फिर तुम इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हो।
इस वाले में। तो चलो कैलकुलेशन तुम लोग देख लेना, कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू जो है वो 4 आ जाएगी। तो के की वैल्यू 4, मतलब आगे वाला पार्ट, मतलब वो तो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, बट मेन पार्ट क्या था कि जो होमोजेनियस, सॉरी, जो जनरल सेकंड डिग्री की इक्वेशन गिवन है उससे एबीसी और एचजीएफ की वैल्यूज डिसाइड करना। ठीक है, तो ये कंडीशन है ना, लाइक फॉर द पेयर ऑफ लाइन। पेयर ऑफ लाइन नहीं, सॉरी, एक एक जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन का पेयर ऑफ लाइन बनने की कंडीशन है। सभी ने नोट कर लिया, आगे बढ़े। एक मिनट। अच्छा, और सभी को क्लियर है ना कि कौन सा नंबर कैसे लिखा है, कहाँ से लिखा है, कब बाय टू करना है, कब नहीं करना है, बिकॉज यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस बहुत हैं। तो ये तो है फर्स्ट सिचुएशन कि जब हमने पेयर ऑफ लाइन की कंडीशन अप्लाई करके कोई भी एक अननोन की वैल्यू फाइंड कर ली, डिटरमिनेंट को 0 करके। ठीक है, अब सेकंड सिचुएशन कि इन दोनों लाइन को सेपरेट कैसे करें। अब जैसे मान लो मैं ऐसा करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी इक्वेशन को यूज कर लेता हूँ। Sir, please draw method 2 of determinant also here so that we can write is that afterward. मेथड 2 में हमने ये बोला, मतलब अपने पास जो नंबर्स हैं वो अपन ने इस मतलब अभी जो लिए है उसमें ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है, जी आ रहा है, एच आ रहा है, एफ आ रहा है ना। अल्फाबेटिकल अरेंज कर दिया इनको। तो पहले ए आएगा, फिर बी, फिर सी, उसके बाद एफ, जी, एच। तो अल्फाबेटिकल जाना है कैसे, ए बी सी एफ जी एच, ए बी सी एफ जी एच, ए बी सी एफ जी एच। क्लियर है। और जो यहाँ पे लिखा है वो मिरर इमेज, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं ऐसा करता हूँ, वही वाला क्वेश्चन ले लेता हूँ। क्या थी इक्वेशन कि 2x² प्लस 5xy प्लस 3y² प्लस 6x प्लस 7y प्लस k। नहीं, k की वैल्यू अपन ने 4 फाइंड कर ली थी। एंड क्वेश्चन इज फाइंड इक्वेशन ऑफ सेपरेट लाइंस। तो ये वाला सॉल्यूशन थोड़ा लेंदी है, अनलाइक होमोजेनियस पार्ट। इसका मेथड 1 कि इस इक्वेशन को x में क्वाड्रेटिक बना लो, यानी कि x² अलग, x अलग और रिमेनिंग पार्ट अलग। तो देखो मैंने x में जो क्वाड्रेटिक बनाया है वो कैसे लिखा है, समझ आ गया। x² अलग, x की पावर 1, x की पावर 1 यहाँ पे थी और यहाँ पे थी, तो इनको x कॉमन लेके 5y प्लस 6 को ब्रैकेट में रख दिया। और जो रिमेनिंग टर्म्स हैं जिनमें x नहीं है उनको एक तरह से कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर लिया। अब जो फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखना सभी को जो जो मैंने नंबर्स लिखे हैं वो क्लियर है ना, कहाँ से लिखे हैं यही, मतलब अभी तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो तुम्हें देख के लग रहा होगा कि हाँ समझ आ गया, लेकिन एक बार खुद से भी देखो कि फॉर्मूला माइनस सर लास्ट क्वेश्चन का के का आंसर क्या था? 4 4 4 4, हाँ यही था, ये वाला क्वेश्चन था अपन ने जो लिया था। तो के की जगह 4 यूज कर लिया अपन ने। अब क्या है कि अपन को सेपरेट लाइन फाइंड करनी है, तो हमने x में क्वाड्रेटिक बनाया और फिर x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a लिख लिया। इस 4 को, इस वाले 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो बन गया 4x इज इक्वल टू माइनस 5y प्लस 6 प्लस माइनस इसके अंदर जब तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो सारा कैलकुलेशन करने के बाद, कैलकुलेशन वाला पार्ट में अब तुम पे छोड़ रहा हूं, ये बन जाता है y² प्लस 4y प्लस 4 एंड y² प्लस 4y प्लस 4 जो है वो y प्लस 2 का होल स्क्वायर है, तो ये y प्लस 2 बन जाएगा। अब प्लस साइन यूज किया तो ये बन जाएगा 4x प्लस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0,
और माइनस साइन यूज किया तो ये बन जाएगा 4x प्लस 6y 6 and 2 -6 and -2 -8 8। तो इसका मतलब कि लाइन की इक्वेशन आ गई x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और इस लाइन की इक्वेशन आ गई 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये इसके सॉल्यूशन का कंप्लीट मेथड है। क्लियर है मेथड 1? मेथड 2, मेथड 2 में क्या है कि इस इक्वेशन का जो होमोजेनियस पार्ट है पहले उसको अलग कर दो और इसके फैक्टर्स बना लो। तो ये हमने होमोजेनियस पार्ट जो था उसके फैक्टर्स बना लिए। अब फैक्टर्स बनने के बाद हम बोलेंगे कि लाइंस जो हैं वो क्या बनेगी 2x प्लस 3y प्लस k1 इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड लाइन विल बी x प्लस y प्लस k2 इक्वल्स टू 0। क्योंकि हमें पता है कि ये होमोजेनियस इक्वेशन नहीं है तो ओरिजिन से पास नहीं करेगी, तो इसका मतलब कि k1 और k2 कुछ आएंगे। अब इन k1 और k2 की वैल्यूज कैसे फाइंड करनी है उसके लिए कि ये जो दोनों लाइन का मल्टीप्लिकेशन है ये मल्टीप्लिकेशन गिवन इक्वेशन के इक्वल होना चाहिए। अब अगर हम इन दोनों लाइंस को मल्टीप्लाई करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। क्या तुम मुझे बिना लिखे बिना प्रॉपर मल्टीप्लाई किए ये बता सकते हो क्या कि ये जो हमने लिखा है 5xy है क्या? हाँ, ये जो हमने लिखा है इसमें x का कोफिशिएंट क्या आएगा? इसमें x का कोफिशिएंट क्या आएगा? 2 प्लस 2 प्लस k1 नहीं 2k2 प्लस k1। समझ आ रहा है x कैसे बनेगा? जब हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x वाला टर्म आ जाएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी x वाला टर्म आ जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ x इज 2k2 प्लस k1। लेफ्ट हैंड साइड में तो 2k2 प्लस k1 है और राइट हैंड साइड में कोफिशिएंट ऑफ x 6 है। अब देखना ऐसे ही तुम्हें कोफिशिएंट ऑफ y बताना है कितना आएगा। कोफिशिएंट ऑफ y बोलो। y ये देखो कैसे बनेगा, अगर हम यहां से y ले लेंगे तो हमें यहाँ का कांस्टेंट लेना होगा। तो यह भी कोफिशिएंट 3k2 आ गया और हाँ बिल्कुल सही है, जो वेस्टी ने बोला है वो बिल्कुल करेक्ट है। कोफिशिएंट ऑफ y 3k2 प्लस k1 आ रहा है और 3k2 प्लस k1 कैसे आया? हमने दोनों अंडरलाइन को मल्टीप्लाई किया और फिर यहां से अगर y लिया तो यहां से कांस्टेंट ले लिया तो यहां से k1 आ जाएगा। कांस्टेंट बोलो कितना आ रहा है? कांस्टेंट तो दिख गया होगा, k1 k2 आ रहा है और राइट साइड का कांस्टेंट 4 आ रहा है। इन दिस केस हमने कहा कि दोनों साइड में हमें सिंपली x का y का और कांस्टेंट x y के कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट को कंपेयर करना है। तो लेफ्ट साइड में ये सोचो कि अब x वाला जो टर्म है ओनली x का पावर 1 आए, ऐसा टर्म कब बनेगा? जब हम फर्स्ट ब्रैकेट से तो x ले लें और सेकंड ब्रैकेट x का कोफिशिएंट ले लें और सेकंड ब्रैकेट से कांस्टेंट के टर्म का कोफिशिएंट ले लें। तो फर्स्ट ब्रैकेट से x का कोफिशिएंट 2 आ रहा है और सेकंड वाले से x कांस्टेंट जो है वो k2 आ रहा है, तो हमने 2k2 लिख दिया। या फिर फर्स्ट ब्रैकेट से कांस्टेंट ले लिया जाए और सेकंड ब्रैकेट से x ले लिया जाए तो फिर वो मल्टीप्लाई किया तो k1 बन गया। ऐसे हमने कोफिशिएंट ऑफ y लिखा और फिर ये जो दो इक्वेशंस बनी है ये वाली दो इक्वेशंस, इनको सॉल्व करके हम k1 और k2 की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। k1 और k2 की वैल्यू आ गई 1, 1 को k2 की वैल्यू को पुट किया तो k1 की वैल्यू आ गई 4। तो k1 की वैल्यू 4 आ रही है और k2 की वैल्यू 1 आ रही है। और ये k1 और k2 की वैल्यूज को यहां पुट करेंगे तो प्रॉपर लाइन की देखो यही वाली इक्वेशंस मिल रही हैं। k1 की वैल्यू 4 है तो लाइन 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 आ गई और k2 की वैल्यू 1 है तो लाइन x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0 आ गई।
ये मेथड 2 है। देखो मेथड 2 में अगर जैसे मैंने जो बोला कि हम इसे चाहे तो फिर मल्टीप्लाई करके ओपन भी कर सकते हैं, बस वो ये कि एग्जाम के पॉइंट थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। तुम इसको टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई करोगे और फिर कंपेयर करोगे तो वो सॉल्व करने में तो आसान होगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, वरना कर सकते हैं ऐसा अपन। तो अभी देखना मेथड 2 जो मैंने डिस्कस किया, मेथड 2 समझ आया क्या? और ये भी बताओ कि मेथड 1 और मेथड 2 में से कौन सा बेटर लग रहा है तुम्हें? The one is मेथड 1 सर। 1। मेथड 1। 1। हाँ, तो मेथड 1 में क्या है कि अपन ने, क्योंकि अपन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो हमने क्वाड्रेटिक के फॉर्म में कन्वर्ट किया, फॉर्मूला यूज किया, सिंप्लीफाई किया और डायरेक्टली x इन टर्म्स ऑफ y आ जाएगा। मेथड 2 में ये देखो कि सबसे पहले तो यहां तक का पार्ट स्टेप 1 क्लियर है क्या? फिर स्टेप 2 जो लिखा है ये हमें प्लस k1 और प्लस k2 इंक्लूड करना है। फिर स्टेप 3 कि इन दोनों लाइंस के यानी कि L1 और L2 का मल्टीप्लिकेशन गिवन इक्वेशन के इक्वल करना है, और फिर दोनों साइड सिंप्लीफाई कर लो या कैसे ही सॉल्व कर लो, तुम्हें दोनों साइड से x का कोफिशिएंट कंपेयर करके इक्वेशन नंबर 1, y का कोफिशिएंट कंपेयर करके इक्वेशन नंबर 2 और कांस्टेंट कंपेयर करके इक्वेशन नंबर 3 बनानी है। तो अभी यहाँ पे सर इन स्टेप 1 why did you get rid of the other terms in m? ओके, हमने ये उस टाइम बोला भी था कि मैं नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा हूँ। जब अपन ने ये आर्टिकल शुरू किया तो क्या बोला था कि गिवन लाइंस, तो मतलब फर्स्ट वाले केस में तो लाइन ओरिजिन से पास कर रही थी, तो लाइन वर y इज इक्वल टू m1x, y इक्वल टू m2x। अभी जो है वो लाइन ओरिजिन से पास नहीं कर रही है, तो लाइन कुछ ऐसे होगी, और अब जो लाइंस हैं वो y इज इक्वल टू m1x प्लस c1 और y इज इक्वल टू m2x प्लस c2। ठीक है, तो So can you show the previous slide once? in step 1 we will take only quadratic or cubic whatever is given। हर्षल क्वाड्रेटिक ही गिवन होगा, पेयर ऑफ लाइन है, मतलब पेयर का मतलब दो लाइन, तो ऑलवेज सेकंड डिग्री का इक्वेशन ही गिवन होगा। ठीक है, तो अब ये डाउट है कि यहाँ पे अपन ने होमोजीनियस पार्ट ही क्यों लिया, तो हमने कहा कि होमोजीनियस पार्ट को लेने से सिर्फ कांस्टेंट जो है वो फाइंड करना बचता है, वरना x और y के कोफिशिएंट तो होमोजीनियस पार्ट में कवर हो जाएंगे, बिकॉज y इज इक्वल टू m1x और y इज इक्वल टू m2x, तो होमोजीनियस पार्ट से ही कवर हो जाता है। इसलिए अपन ने पहले x और y के कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए होमोजीनियस पार्ट की लिया, और फिर रिमेनिंग टर्म्स का यूज करने के लिए इनमें k1 और k2 को ऐड कर लिया। ठीक है, मेथड 1 जो है वो समझने में सिंपल है, और मेथड 2 तो खैर इतना ही जाएगा हमेशा लेंदी, मेथड 1 ही बेटर है। नोट, नोट में अब क्या है कि स्टार्टिंग के जो 5 पॉइंट्स हैं वो एक बार मैं वाला स्लाइड करता हूं वापस से। ये हमने जब पेयर ऑफ लाइन इंटरसेक्टिंग एट ओरिजिन डिस्कस किया था, तो हमने नोट में फर्स्ट पॉइंट लिखा था कि इनके बीच का एक्यूट एंगल, इनके इफ दीज लाइंस आर परपेंडिकुलर, इफ दीज लाइंस आर इक्वल इंक्लाइंड टू एक्स एक्सिस, ये तीनों की तीनों पॉइंट्स एज इट इज एप्लीकेबल हैं। एज इट इज क्यों एप्लीकेबल है एज इट इज? बिकॉज हमने जो अभी सेकंड वाली सिचुएशन ली है, इस सिचुएशन में जो लाइन पहले यहाँ पे थी उन लाइन को मूव कर दिया, जो लाइन पहले 0,0 पे इंटरसेक्ट कर रही थी वो लाइन अब कोई पॉइंट अल्फा बीटा पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो सिंस सिर्फ पैरेलली मूव कराए तो इनके बीच का जो एंगल है वो चेंज ही नहीं होगा, एंगल तो सेम ही रहेगा, शिफ्टिंग से एंगल चेंज नहीं होता। तो अगर एंगल सेम है तो एंगल से रिलेटेड तीनों पॉइंट सेम रहेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, अब मैं कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, वो शॉर्ट में लिख रहा हूँ कि tan थीटा इज इक्वल टू 2 रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी ही यूज करेंगे if lines are perpendicular
तो उसके लिए a प्लस बी इक्वल टू 0 यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 if lines are equally inclined to x axis और y axis, तो हमने वहां पे डिराइव किया था कि h इक्वल टू 0। फिर पॉइंट नंबर 4 लिखा था कि पॉइंट x1 y1 से अगर हम इस पेयर की दोनों लाइंस पे परपेंडिकुलर्स ड्रॉप करें तो प्रोडक्ट ऑफ देयर लेंथ, और वो फॉर्मूला भी बिल्कुल सेम है कि जो न्यूमरेटर है उसमें गिवन इक्वेशन में x के प्लेस पे x1 y के प्लेस पे y1 रख दो। इन दिस केस गिवन इक्वेशन इज दिस, और डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम जो हमने पहले लिखा था। एंड पॉइंट नंबर 5 इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, ये हो जाएगा इस तरह से। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, एक बार देखना, पॉइंट नंबर 1 to 4 तो हमने एज इट इज कॉपी कर लिए। पॉइंट नंबर 5 में थोड़ा चेंज किया है। क्यों किया है चेंज? कि पहले वाली सिचुएशन में जो लाइंस थी वो ओरिजिन से पास कर रही थी, अब वाली सिचुएशन में लाइन जो है वो कोई पॉइंट अल्फा बीटा से पास कर रही है। तो पहले वाली सिचुएशन में इन लाइन का एंगल बाइसेक्टर भी ओरिजिन से पास करेगा, लेकिन अब वाली सिचुएशन में लाइन का एंगल बाइसेक्टर अल्फा बीटा से पास करेगा। तो हमने इस लाइन को अल्फा बीटा पे शिफ्ट कराए, और शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का कंसेप्ट हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। तो x के प्लेस पे x माइनस अल्फा और y के प्लेस पे y माइनस बीटा रिप्लेस कर दिया, बिकॉज शिफ्टिंग में हमने ये डिस्कस किया हुआ है। तो ये तो है 1 to 5 पॉइंट। अब इसमें अलग पॉइंट कौन सा बनता है? देखो, फर्स्ट केस में तो हमने दो जो लाइन गिवन है, जो होमोजेनियस पार्ट है, उसका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड नहीं किया था, बिकॉज हमें पहले से पता था कि these two lines are intersecting at 0,0। लेकिन इस सिचुएशन में तो हमें इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना होगा, और इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कैसे करेंगे? उसके लिए पॉइंट नंबर 6 कि डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, जो गिवन पेयर है उसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हें 2ax प्लस 2hy प्लस 2gx इक्वल टू 0 मिल जाएगा। विद रेस्पेक्ट टू x जब डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हमें, एक मिनट, ये h नहीं, x नहीं, 2g, तो हमें y को कांस्टेंट ट्रीट करना है। विद रेस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो 2hx प्लस 2, एक मिनट, by प्लस 2f इक्वल टू 0। ये पॉइंट नंबर 6 है, इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने का। अब हमने कैसे किया इसको फाइंड, कि जो ये सेकंड डिग्री की इक्वेशन थी ना, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, इस पूरी इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करो कीपिंग y एज अ कांस्टेंट। तो देखो, जब तुम खुद से डिफरेंशिएट करोगे ना, तो ये फर्स्ट वाली जो मैंने इक्वेशन लिखी है, ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। ऐसे ही विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करोगे कीपिंग x कांस्टेंट, तो ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। और इन दोनों को सॉल्व करके जब x और y फाइंड करोगे तो x y की कुछ वैल्यूज आ जाएंगी। मान लो x अल्फा आ गया और y बीटा आ गया, तो ये अल्फा कॉमा बीटा जो है, ये ही इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। ये पॉइंट नंबर 6 बोल रहा है। अभी ठीक है, क्लियर है पॉइंट नंबर 6? और इसी के साथ अपना इस चैप्टर की थ्योरी भी कंप्लीट है। बस अब अपन को कुछ क्वेश्चंस मैं करा देता हूँ, तो नेक्स्ट पेज कर दूं, और आज अपना ये चैप्टर भी कंप्लीट है। सर y कांस्टेंट है तो 2hy में 0 होना चाहिए ना, फिर अगर y कांस्टेंट अपन डिफरेंशिएट करें तो
मुझे नहीं मतलब डिफिनेशन ऑफ कांस्टेंट इज 0 ना इसलिए। हाँ तो y कांस्टेंट है लेकिन x तो प्रेजेंट है उसमें। हाँ ओके ओके सर। नोट कर लिया, आगे बढ़े। 1 मिनट सर, लास्ट पॉइंट। ठीक, ओके नेक्स्ट स्लाइड अपन ले लेते हैं। अब जैसे अब वही वाली इक्वेशन ले लेते हैं, क्या थी, 2x² प्लस 5xy प्लस 3y² प्लस 6x प्लस 7y प्लस 4 इक्वल टू 0। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट। Second question, find equation of pair of angle bisector। और 6x के बाद वाला कौन सा टर्म है? क्या 6? नहीं सर, वही वही उसी पेज पे सर, क्वेश्चन में 6x के बाद क्या है सर? 7y। 7 है क्या? तो फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दीज टू लाइंस। तो तुम लोग अब इसको विद रेस्पेक्ट टू x एंड विद रेस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करके दो इक्वेशन बनाओ और उनको सॉल्व करके पॉइंट फाइंड करो। और सर उसके बाद लास्ट 4 है क्या? हाँ, क्यों, क्या हुआ, ये Okay. प्रॉपर। तो वो मुझे विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x² का डेरिवेटिव 4x हो जाएगा, 5xy का डेरिवेटिव, y को कांस्टेंट ट्रीट करना है तो विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन 5y हो जाएगा, 3y² का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा क्योंकि हम बोल रहे हैं y कांस्टेंट है, 6x का डेरिवेटिव 6 आ जाएगा, 7y का 0 और 4 का 0। तो देखना विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करने से ये आया। अब जिनको भी पहले बाय चांस डाउट था तो अब विद रेस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करके लिखो, कीपिंग x एज अ कांस्टेंट। तो विद रेस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे तो दिस बिकम्स 5x प्लस 6y प्लस 7 इक्वल्स टू 0 और इन दोनों को सॉल्व करके x और y बताना है। तो हमने इन दोनों का डिफरेंस लिया तो बन गया x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, 4x प्लस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0। y की वैल्यू आ रही है -2, y को -2 पुट किया तो x की वैल्यू आ रही है 1। एक बार तुम कैलकुलेशन और देख लेना, मेरा भी x 1 आ रहा है और y -2 आ रहा है। ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड पार्ट का आंसर x माइनस एल्फा, एल्फा इन दिस केस 1 है, माइनस y माइनस बीटा, बीटा -2 है, अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू, अब मैं यहां लिख देता हूं, इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू वाई प्लस 2 अपॉन h एंड h इज इक्वल टू 5/2। तो ये इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। अब ये तो सिंप्लीफाई क्वेश्चन के ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन ने कहां तक सिंप्लीफाई कर रखा है उस पर डिपेंड करता है। तो अभी इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने का मेथड समझ आ गया। अब एक क्वेश्चन ऐसे बना सकते हैं अपन, क्वेश्चन कि फाइंड के इफ इक्वेशन 2x² माइनस 7xy प्लस ky² प्लस 4x प्लस cy प्लस 5 इक्वल टू 0 represents a pair of perpendicular straight lines। बताओ आंसर। If this equation represents a pair of perpendicular straight lines,
और उसके लिए हिंट क्या है? पॉइंट नंबर 2, if lines are perpendicular then a plus b is equal to 0। तो देखो क्या आएगा आंसर। कोई बोलेगा a plus b equal to 0? हाँ करेक्ट है, -2। तो सॉल्यूशन में क्या, परपेंडिकुलर लाइंस के लिए a plus b equal to 0। a का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विच इज 2, b का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर विच इज k। तो k का आंसर -2 आ गया। तो ऑब्जेक्टिव में इस तरह का क्वेश्चन जे में पूछा जा सकता है। अच्छा अगर क्वेश्चन ने अभी तो चलो अपन ने ओनली के ही पूछा है, बट तुम लोग बताना इसका लास्ट क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन ने सी भी पूछा होता, के तो अपन ने फाइंड कर ही लिया, बट क्वेश्चन बोलता कि सी की वैल्यू भी फाइंड करो, तो बता सकते हो क्या करोगे सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए? सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हाँ वो डिटर्मिनेंट जो इक्वल टू 0 किया था वो वाला पॉइंट यूज कर लेंगे, बिकॉज ये पेयर ऑफ लाइन तो है ही, तो पेयर ऑफ लाइन के लिए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, तो वो वाला पॉइंट यूज करके हम सी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ में चैप्टर भी कंप्लीट है। अब तुम लोग कंप्लीट जो बुकलेट है तुम्हारी वो सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अपन जो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे वो ऑर्डर से डिस्कस करेंगे। मतलब कि पहले हम इन चैप्टर एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज 1, उसके बाद एक्सरसाइज 2, उसके बाद एक्सरसाइज 3। तो तुम लोग भी होमवर्क ऑर्डर से सॉल्व करना। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट, कोई भी पॉइंट, कुछ भी डिस्कस करना है अभी तो बताओ। एक्सप्लेनिंग मेथड 2, हाँ दक्ष हमने ये बोला था कि हमने जो होमोजीनियस पार्ट है उसको क्यों लिया, क्योंकि होमोजीनियस पार्ट से हमें y माइनस m1x और y माइनस m2x ये मिल जाएगा। बट ओरिजिनल लाइंस क्या थी? ओरिजिनल लाइंस थी y माइनस m1x माइनस c1 और y माइनस m2x माइनस c2। तो बस कांस्टेंट c1 और c2 को फाइंड करना बचेगा, तो वो हम बाद में फाइंड कर लेंगे। तो हमने इसलिए पहले ओनली होमोजीनियस पार्ट लिया, जिससे कि y माइनस m1x यानी कि ये वाला पार्ट मिल गया और y माइनस m2x यानी कि ये वाला पार्ट मिल गया, और फिर कांस्टेंट्स के लिए हमने बाद में k1 और k2 या c1 और c2 इंक्लूड कर लिए। ठीक है सर वो क्वेश्चन दिखा सकते हो क्या? कौन सा लास्ट? सर वो लास्ट वाला। हाँ सर वो tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ab, वो वाला फॉर्मूला का वो प्रूफ कैसे होगा फिर? बताया था ना उस टाइम पे ही, इसमें बाबा नहीं करे थे मेरे। m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर फाइंड करके ध्यान आ गया। यस m1 प्लस m2 और m1 इंटू m2 तो हमें पता ही है, उससे हम m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर फाइंड कर लेंगे। और tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ओके सर। Sir, can you go to the fourth point of the note for the product of length of perpendicular from point? Point P लिखा था ना उसमें आपने? हाँ अच्छा तो वो point P like exactly कहाँ पे होगा? वो डायग्राम नहीं, क्वेश्चन बताएगा। चलो एक और क्वेश्चन अपन कर लेते हैं, क्वेश्चन बताएगा खुद ही कि फाइंड प्रोडक्ट ऑफ लेंथ्स ऑफ perpendiculars from P2, 3 to pair of lines। तो हमें लोकेशन का चेक ही नहीं करना कहाँ पे होगा। 2x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7y प्लस 4 इक्वल टू 0।
तो मेथड क्या कि जो आंसर है वो न्यूमरेटर तो इस लाइन के एक्सप्रेशन में x के प्लेस पे 2 और y के प्लेस पे 3 रख दो। देखो ये सारे नंबर्स अलग अलग समझ आ रहे हैं क्या? डिनोमिनेटर में a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2h होल स्क्वायर, और 2h इन दिस केस 5 है, एक्स वाई का कोफिशिएंट 2h होता है और वो इन दिस केस 5 है। तो ये बन गया, कैलकुलेशन करी तो 38 45 55 65 75 78 78 88 98 102। एक बार तुम लोग और चेक कर लेना। गलत है, 78 प्लस 4 नहीं सही है, 102। तो अभी क्लियर है ये वाला पॉइंट भी? यस। तो वही ना, वहाँ पे फिक्स पॉइंट होगा, वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना लाइन। हाँ। चलो फिर अपन नेक्स्ट क्लास जो अपनी डाउट क्लास होगी उसमें इसके डाउट डिस्कस करेंगे, तो सभी लोग होमवर्क रेडी रखना। सर हाँ सर ये फॉर्मूला का भी एक बार आप प्रूफ आवाज बताओगे आप? जो इसका तो जैसे ये लाइंस हैं, तो इन लाइंस और एक पॉइंट है, मान लो वो पॉइंट यहाँ पे है, तो हमने दोनों लाइन को सेपरेट किया और फिर फर्स्ट लाइन पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला, सेकंड लाइन पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला यूज किया, और फिर जो दोनों डिस्टेंसेस आई उनको फिर से मल्टीप्लाई कर दिया। ये अपन एक बार पहले डिस्कस किया हुआ है ना ये वाला, कि एक पॉइंट की एक लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती है, मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वो वाला फॉर्मूला। यस होमवर्क कंप्लीट है, ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो बुकलेट को कंप्लीट करना है, बट सिंस मतलब अगर तुमने पहले का होमवर्क कर रखा है तो ठीक है, अदरवाइज हम जब डिस्कस करेंगे तो पहले इन चैप्टर एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे 1 to 5 6 जो भी है, और उसके बाद एक्सरसाइज 1, फिर एक्सरसाइज 2, फिर एक्सरसाइज 3 या विंडो टू जेईई मेन जो भी है। ठीक है, चलो फिर मैं ये अभी लिंक एंड कर रहा हूँ। ओके बाय।